भारत में प्रचलित दो संगीत पद्धतियों के नाम लिखें। भारत में प्रचलित दो संगीत पद्धतियों के नाम लिखें। नेम टू म्यूजिक सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति, दो पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति। अगला प्रश्न है कि चल एवं अचल स्वर की परिभाषा लिखें। चल एवं अचल स्वरों की परिभाषा लिखें। तो चल स्वर वे स्वर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें चल स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए रे ग म ध नि आदि, इसे चल स्वर कहते हैं। रे ग म ध नि आदि चल स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है अचल स्वर। अचल स्वर क्या है? तो वे स्वर जो एक स्थान पर रहते हैं और नहीं बदलते उन्हें अचल स्वर कहते हैं। जिसका कोई दो रूप नहीं हो उसे हम अचल स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम सा प, ये स्वर अपने स्थान से नहीं बदलते हैं। सा प अपने स्थान से कभी नहीं बदलते हैं, इनका एक ही रूप होता है। मगर रे ग म ध नि ये स्वर जो हैं इनका डबल डबल रूप होते हैं। कोमल होते हैं तो कोई स्वर तीव्र होते हैं तो शुद्ध होते हैं, इसका डबल डबल रूप होता है और इसका रूप जो होता है वो डबल नहीं होता है, इसलिए ये अचल स्वर है। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 ठाटों के नाम लिखें। नेम एनी 5 ठाट्स। तो भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाले 5 प्रमुख ठाट हैं। पहला बिलावल ठाट, जिसमें सारे शुद्ध स्वर होते हैं, सारे शुद्ध स्वर होते हैं, बिलावल ठाट। अगला है कल्याण ठाट, इसमें तीव्र म होते हैं कल्याण में। अगला है भैरव, भीम पलासी ठाट, मारवा ठाट, ये सब 5 ठाट है। अगला प्रश्न है कि राग यमन का आरोह अवरोह लिखें। राइट आरोह एंड आरोहा ऑफ राग यमन, यानी राग यमन का आरोह और अवरोह लिखें। तो राग यमन का आरोह अवरोह निम्नलिखित है। आरोह है सा रे ग म प ध नि सा। अवरोह है सा नि ध प म ग रे सा। राग यमन का है। यमन में तीव्र म होते हैं, यमन में तीव्र म होते हैं। अगला प्रश्न है कि राग खमाज की पकड़ लिखें। राइट पकड़ ऑफ राग खमाज। तो राग खमाज की पकड़ निम्नलिखित है। नि सा ग म प ध नि सा, ये पकड़ है राग खमाज का। अगला प्रश्न है कि पंडित भारत खंडे रचित किन्हीं 2 पुस्तकों को नाम लिखें। नेम 2 बुक्स राइट बाय पंडित भारत खंडे। तो पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे द्वारा रचित 2 पुस्तकें कौन कौन है? तो पहला है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा है क्रमिक पुस्तक मालिका। पहला है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरा है क्रमिक पुस्तक मालिका। अगला प्रश्न है कि राग काफी का वादी एवं समवादी स्वर बताएं। मेंशन द वादी एंड समवादी स्वर ऑफ राग काफी। तो राग काफी में स्वर कोमल गंधार और संवादी स्वर कोमल निषाद होता है।
इसमें वादी स्वर जो है वो कोमल ग है, और कोमल ग को किस तरह से लिखते हैं तो इस तरह से नीचे अंडरलाइन करते हैं, और कोमल नी लिखना होता है तो इस तरह से नीचे अंडरलाइन करते हैं। अगला प्रश्न है कि औडो जाति के राग किसे कहते हैं। औडो जाति का राग किसे कहते हैं। व्हाट आर कॉल्ड द राग्स ऑफ औडो जाति। औडो जाति के राग वे राग होते हैं जिनमें आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर होते हैं। औडो जाति के राग आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, औडो जाति का राग कहते हैं। प्रश्न अगला है कि संपूर्ण जाति के किन्हीं 2 रागों के नाम लिखें। संपूर्ण जाति के नेम एनी 2 राग्स ऑफ संपूर्ण जाति। तो संपूर्ण जाति के 2 राग हैं, पहला है राग यमन, दूसरा है राग दरबारी। पहला है राग यमन, दूसरा है राग दरबारी। ये संपूर्ण जाति के 2 राग है। संपूर्ण के मतलब होता है 7 स्वर। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, 7 स्वर। अगला प्रश्न है आंदोलन की परिभाषा लिखें एवं उसके प्रकार बताएं। डिफाइन आंदोलन एंड मेंशन द टाइप ऑफ इट। आंदोलन की परिभाषा लिखें एवं उसके प्रकार बताएं। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंदोलन स्वरों के मध्य गति से भ्रमण करना आंदोलन कहलाता है। यह संगीत की आत्मा होती है और इसके द्वारा ही राग की भावना को व्यक्त किया जाता है। आंदोलन स्वरों के मध्य गति से भ्रमण करना आंदोलन कहलाता है। यह संगीत की आत्मा होती है और इसके द्वारा ही राग की भावना को व्यक्त किया जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें आंदोलन के प्रकार। आंदोलन का पहला प्रकार है आरोही आंदोलन। जब स्वर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसे आरोही आंदोलन कहते हैं। यानी बढ़ते हुए कर्म में जब स्वर हो, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, तो ये आरोही आंदोलन होगा। नंबर 2 में है कि अवरोही आंदोलन। जब स्वर नीचे की ओर आते हैं तो उसे अवरोही आंदोलन कहते हैं। जैसे सा नि ध प म ग रे सा, यानी नीचे की ओर जो स्वर आते हैं उसे हम अवरोही आंदोलन कहते हैं। तीसरा है स्थिर आंदोलन। स्थिर आंदोलन किसे कहते हैं, जब एक ही स्वर पर रुककर गाया जाता है उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। जब एक ही स्वर पर रुककर हम गायकी करेंगे तो उसे हम स्थिर आंदोलन कहेंगे। ये आंदोलन का 3 प्रकार है। अब हम जानेंगे नाद की परिभाषा। डिफाइन नाद। नाद ध्वनि तरंगे के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। यह संगीत की मूलभूत इकाई और इसके द्वारा ही संगीत की रचना की जाती है। कह रहा है कि नाद ध्वनि की तरंगे के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। नाद जो होती है कंपन से उत्पन्न होती है। यह संगीत की मूलभूत इकाई है और इसके द्वारा ही संगीत की रचना की जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्जित स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण बताएं। व्हाट इज कॉल्ड वर्जित स्वर, गिव एग्जाम्पल। उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण होगा। तो वर्जित स्वर जो है किसी राग में जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं। यदि कोई राग हो उसमें हमको कोई स्वर, मान लीजिए ग प्रयोग नहीं करना है उस राग में, तो ग हमारा वर्जित राग हो गया। रे प्रयोग नहीं करना है तो रे हमारा वर्जित राग हो गया। यानी कोई
स्वर जो उस राग में प्रयोग किया नहीं जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्जित स्वर कहेंगे। अब इसका उदाहरण है, राग यमन में पंचम स्वर वर्जित नहीं है, लेकिन राग यमन में पंचम के साथ म मध्यम का प्रयोग वर्जित है। कह रहा है कि राग यमन में पंचम स्वर वर्जित नहीं है, लेकिन राग यमन में पंचम के साथ मध्यम का प्रयोग वर्जित है। अगला प्रश्न है कि श्रुति की परिभाषा लिखें। किसकी? श्रुति की परिभाषा लिखें। डिफाइन श्रुति। श्रुति की संख्या कितनी है? तो श्रुति की संख्या कितनी है? तो श्रुति की संख्या जो है वो है 22 है। कितनी है? 22। श्रुति की संख्या कितनी है? तो 22 है। बाईस है श्रुति की संख्या। अब इसका उत्तर देखेंगे कि श्रुति, संगीत में श्रुति का अर्थ है स्वरों के मध्य इतनी छोटी ध्वनि इकाई जितनी हमारी कान सुन सकते हैं। यह स्वरों की मूलभूत इकाई और इसके द्वारा ही संगीत की रचना की जाती है। ये कह रहा है कि श्रुति, संगीत में श्रुति का अर्थ है कि स्वरों के मध्य इतनी छोटी ध्वनि इकाई जितनी हमारी कान सुन सके। यह स्वरों की मूलभूत इकाई है और इसके द्वारा ही संगीत की रचना की जाती है। कहने का मतलब कि जिस लघु ध्वनि को हमारा कान ग्रहण कर सके उसे हम श्रुति कहते हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।